डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो पार्ट 3 पढ़ने के पहले आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा, सो दैट आगे कंसेप्ट आपको अच्छी समझ में आए। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन को हम लोग कैपिटल एम सिंबल से इंडिकेट करेंगे। याद रखेंगे इस चैप्टर में हमने स्मॉल एम जो इस्तेमाल किया था मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के लिए किया था। अब बात करेंगे मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, जब एक इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एटम में चक्कर लगाता है तो वो मैग्नेटिक मोमेंटम बनाता है, और उसका फॉर्मूला भी हमने निकाला था EVR/2। आपको अगर याद होगा तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है। बट जब हम बल्क की बात करते हैं, जब ग्रुप की बात करते हैं, तो यार सिस्टम में हम लोगों के एटम में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ऐसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तब क्या होगा? तो तब इन मैग्नेटिक मूवमेंट का ऐड होगा, वेक्टर एडिशन होगा। तो वेक्टर एडिशन में दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर उसका आंसर 0 आ सकता है या नॉन जीरो आ सकता है। तो जिस केस में 0 आता है तो वो केस में मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, डायपोल मूवमेंट कुछ भी नहीं आ रहा है। बट जिस केस में डायपोल मूवमेंट आता है तो कौन से सब्सटेंस? तो Fe3O4 नोट करके रखिए। Fe3O4 ये मटेरियल जो है इसमें नेट डायपोल मूवमेंट आता है। अब मैग्नेटाइजेशन के डेफिनेशन में वापस आते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन का डेफिनेशन ये देखिए क्या कहा है। तो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कौन सा? नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल V। तो यहां पे जो स्मॉल m है ये है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट और कैपिटल V वॉल्यूम। तो ये डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखना है अगर पूछा गया तो 1 मार्क्स के लिए। पर याद रखिए जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे उसके साथ आपका यूनिट तो भी आना चाहिए कंपलसरी। ठीक है, डायमेंशन नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट यूनिट आपका आना ही चाहिए। अब यूनिट एम्पियर पर मीटर कैसी आया है? तो देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि स्मॉल m का फॉर्मूला है I यानी करंट इंटू A यानी एरिया। ठीक है, ये आ गया m का यूनिट, और ये V यानी वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपका ये यूनिट आ जाएगा एम्पियर पर मीटर। तो इसे आपको प्रॉपरली निकाल के कमेंट्स बॉक्स में नोट करना है कि एम्पियर पर मीटर आता है या नहीं आता है, क्योंकि मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया I इंटू A अपॉन वॉल्यूम। देन बात करते हैं नेक्स्ट टर्म मैग्नेटिक इंटेंसिटी के। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम लोग H सिंबल से इंडिकेट करते हैं। अब मैग्नेटिक इंटेंसिटी हमें क्या बताता है? तो स्ट्रेंथ बताता है, ताकत बताता है। किसकी ताकत? तो वो मैग्नेटिक फील्ड की हमें ताकत बताता है फॉर द गिवन पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऐड हो रहा है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लासरूम में अगर हम लोगों के पास 100 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो पहले बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट और आखिरी बेंच पे बैठा हुआ स्टूडेंट, क्या दोनों पे इंटेंसिटी सेम ऐड होती है? क्या नहीं। फर्स्ट बेंच पे जो बैठा हुआ स्टूडेंट है उस पे इंटेंसिटी ज्यादा ऐड होती है, यानी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे किसका इंटेंसिटी? तो किसका फील्ड? तो मैग्नेटिक फील्ड कितना ऐड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब कहा गया तो इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। वैसे डायपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है और इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, पर इंटेंसिटी को बताने के लिए दो हमारे पास फॉर्मूला है, N इंटू I यानी कंडक्टर के पास अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उस केस में हम लोगों के पास N इंटू I। N यानी क्या? तो याद रखेंगे N जनरली हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स के लेते हैं, पर यहां नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, तो समझिए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कैपिटल N यानी नंबर ऑफ टर्न्स और ये L यानी लेंथ। ठीक है, देन बात करते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में B का फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू 0 NI। B इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था म्यू 0 NI। तो उसी फॉर्मूले से ये N इंटू I का वैल्यू आपको मिलेगा। तो N इंटू I का वैल्यू यानी H इज इक्वल टू B अपॉन म्यू 0। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे म्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन हम लोगों ने यहाँ प्रिपेयर की। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने टर्म देखा है, यहाँ पे नोट किया है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी क्या? तो ससेप्टिबिलिटी यानी पर्टिकुलर मटेरियल
कितना रिस्पॉन्स दे रहा है, किसे, मैग्नेटिक फील्ड को। जैसे क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं या पर बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टीचर को रिस्पॉन्स देते हैं क्या, तो वो डिपेंड है उस स्टूडेंट के ऊपर में। दैट इज कॉल्ड एज अ ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो जो ससेप्टिबिलिटी टर्म है वो हमारा एक इंडिकेटर है जो हमें मेजर करता है रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन मटेरियल। मटेरियल कितना रिस्पॉन्स देगा, किसे, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड को। ठीक है, अगर हम लोग ये देखते हैं तो यहाँ पे इसका ससेप्टिबिलिटी के लिए ये सिंबल है हमारे एक्स की तरह दिखाई दे रहा है, बट इस सिंबल का प्रोनाउंसिएशन है काय, और इसका स्पेलिंग अगर देखा गया तो CHI, काय इज अ सिंबल, याद रखेंगे। अब इसका डेफिनेशन क्या, तो इसका डेफिनेशन है M यानी मैग्नेटाइजेशन और H यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो किसका रेशियो है, तो दिखाई दे रहा है मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रेशियो है। ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, परमिएबिलिटी। अगर आपको याद होगा हमने ऐसा ही एक सिमिलर वर्ड पढ़ा था, परमिटिविटी। ये आपको याद है, तो ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो वर्ड टू वर्ड ही यहां पे हम लोग जाएंगे यार, परमिट करना। तो परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है, ये परमिएबिलिटी देखिए यहां पे, ये परमिएबिलिटी किसे अलाउ करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन कोई पूछेगा नहीं क्योंकि ये टर्म हमें आगे में इंप्लीमेंट करना है। म्यू से इंडिकेट किया जाएगा, इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, म्यू 0 इंटू म्यू आर। तो म्यू 0 इंटू म्यू आर, तो ये 0 सफिक्स में है, आर भी सफिक्स में है। आप लोग नोटेशन इस्तेमाल करते वक्त इस सफिक्स को प्रॉपरली लिखा कीजिए। देन म्यू 0 यानी परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। ठीक है, और म्यू आर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काय। अब ये जो फॉर्मूलेज है, इस फॉर्मूले के बेस हमारे एंट्रेंस एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चन या इवन हमारे स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के MCQ के लिए। तो इस फॉर्मूलेज में कभी कभी आपको वैल्यूज दिया रहता है और आपको म्यू आर निकालना है, बस आपको याद क्या रखना है, प्रॉपर फॉर्मूला। ठीक है, देन नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फेरो, पैरा एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमारे बोर्ड एग्जाम में काफी बार इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन पूछा गया इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंस, ये 3 मटेरियल से इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस पूछा गया, या कभी कहा गया कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन, तो फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंस पे आ रहा हूँ, क्यों, इसके पीछे का रीजन है कि सो दैट आप लोग इसे कंपैरेटिवली पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं फेरो, पैरा और डाय में हम 3 टाइप्स के स्टूडेंट कंसीडर करते हैं। क्लासरूम में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स, जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, जिसे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है वो है डाय। समझिए अच्छे से, एग्जाम्पल को बहुत अच्छे समझिए, सो दैट आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त याद रख पाए। ठीक है, वो कौन से हैं, जिनको पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, जिनको टीचर पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसा समझिएगा, जिनको टीचर पसंद नहीं है वो डाय। जो सिर्फ दिखावे के लिए टीचर के साथ हाँ से हाँ मिलाते हैं। ठीक है, यानी ऐसा मतलब नहीं उनको पसंद नहीं है, हाँ उनको भी पसंद है, पर वो सिर्फ दिखावा करते हैं, यानी प्यारे प्यारे बच्चे, वो है पैरा। और जिनको बहुत अच्छे से टीचर्स बहुत पसंद है, जैसे कुछ बहुत स्कॉलर बच्चे होते हैं तो उन्हें तो कोई भी टीचर आए वो अच्छा रहे या थोड़ा वीक रहे, बराबर है, वो सभी पसंद आते, तो वो है फेरो। तो 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया स्टूडेंट्स को। आपके दिमाग में सामने वो इमेज डाल दीजिए, मेरे क्लास में कौन डाय वाले स्टूडेंट्स हैं, कौन पैरा वाले और कौन फेरो वाले। ठीक है, डाय वाले यानी बिल्कुल डफर, जिनको पढ़ना पसंद नहीं है, टीचर को जो पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, पैरा यानी मैक्सिमम स्टूडेंट पैरा ही कैटेगरी में आते हैं, टीचर को कहते हैं हाँ सर टीचर हम करेंगे, हम होमवर्क करेंगे, रेगुलर करेंगे, बट अपने मन का ही काम करते। और फिर उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बेटा होमवर्क कंप्लीट करके आओ, उनका कॉपी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, तो मैं डायरेक्ट पहले प्रॉपर्टी नंबर 2 पे आ रहा हूँ। अब इफेक्ट ऑफ मैग्नेट यानी इफेक्ट ऑफ टीचर, यहाँ पे हमने एक टीचर को अगर लिया है तो उस टीचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, जैसी ही क्लासरूम के अंदर हमारा टीचर एंटर होता है,
जैसे ही टीचर एंटर होता है तो क्या होता है, जो बच्चों को टीचर पसंद ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, टीचर को विश करेंगे, पर मन के मन में क्या करेंगे, मन के मन में कहेंगे यार सर क्यों आए क्लास में, बराबर है। यानी वो अट्रैक्ट कर रहे कि टीचर को, टीचर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे कि नहीं, वो टीचर की तरफ रिपेल हो रहे। और कैसी, फीबली रिपेल या वीकली रिपेल, याद रखेंगे कौन सा टर्म, वीकली रिपेल। यानी वो तो बोल तो नहीं सकते खुलेआम सर आप क्लास में क्यों आए, वो मन के मन में बोल सकते या बाजू के अपने दोस्तों के साथ कमेंट्स कर सकते। तो जब हमारा टीचर क्लासरूम में एंटर करता है तो डाय वाले क्या कहते हैं, सर आप क्यों आए, यानी वो अट्रैक्ट तो हो गए नहीं, क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। बट पैरा वाले जो हैं, पैरा वाले क्या करते हैं, तो प्यारे बच्चे तो प्यारे ही होते हैं, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट यार वो अट्रैक्टनेस उनका सिर्फ दिखावे वाला होता है। तो ये जो अट्रैक्ट करेंगे तो फीबली अट्रैक्ट या वीकली अट्रैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, वीकली। और फेरो वाले जो स्टूडेंट है उनको तो पढ़ना तो पसंद ही है, तो पढ़ना पसंद है तो वो तो अट्रैक्ट करेगी, पर अट्रैक्ट कैसी करेगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट। तो मैं जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो बहुत अच्छे समझ लीजिए, ठीक है। तो डाय वाले ने डफर स्टूडेंट, पैरे वाले ने प्यारे बच्चे, और फेरो वाले ने बहुत जो पढ़ना पसंद करते हैं वो है फेरो वाले, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यार, जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड यानी इसको समझने की कोशिश करते हैं, एक तरफ हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग टीचर खड़ा है और एक तरफ काफ़ी वीक टीचर खड़ा है। तो हमारे डाय वाले को तो पढ़ना पसंद ही नहीं है, तो वो कौन से टीचर के पास जाना पसंद करेगा, वीक वाले। तो देखो मूवमेंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई टू लो जा रहा है, किस केस में, डाय में। बट पैरा और फेरो का क्या होगा, पैरा और फेरो को तो पढ़ना पसंद है, हाँ पैरा को कम पढ़ना पसंद है, फेरो को ज़्यादा पढ़ना पसंद है, पर दोनों को पढ़ना तो पसंद है। तो कहाँ जाएगा वो, तो दोनों केस में ये देखिए कहाँ जा रहा है, हाई के केस में जा रहा है, हाई की तरफ जा रहा है, दोनों केस में वो हाई की तरफ जा रहा है। देन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी रहेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे हम बात करते हैं तो यहाँ जैसी बात करेंगे सबसे पहले तो डाय में, तो डेंसिटी ऑफ लाइंस ऑफ द इंडक्शन आर लिटिल लेस देन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंडक्शन का लाइन इंटेंसिटी से कम रहेगा। यहाँ क्या रहेगा, इंडक्शन इज लिटिल ग्रेटर, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा देन द मैग्नेटिक इंटेंसिटी की लाइन से, और यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगा, लार्जर, ठीक है। देन बात करते हैं यार इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है यार, इसको तो डाय वाले को तो पहले पसंद ही नहीं था। जैसे हम कहेंगे यार हमारे क्लासरूम में हम लोग बैठे हैं और धूप काला चल रहा है, यार नागपुर की गर्मी तो पता है हम लोगों को, इतनी गर्मी में यार कूलर बंद हो गया, फैन बंद हो गया और हमारे क्लास के अंदर में बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा क्राउड बैठा हुआ है, तो क्या होगा, तो बच्चे यार क्लास में पढ़ना पसंद नहीं करेंगे। और डाय वाले तो पहले ही पढ़ना पसंद नहीं कर रहे थे, और गर्मी हो रहा है तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यार, उसको तो ऐसे भी पढ़ना नहीं है वैसे भी पढ़ना नहीं है, तो उसके ऊपर तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ देखो यार, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते हैं, अब टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा यार, उनको तो वो दिखावे के लिए पढ़ रहे थे, अब टेम्परेचर बढ़ गया, कूलर बंद है, फैन बंद है, बहुत गर्मी हो रही है, तो क्या करेंगे यार, वो बोलेंगे सर हमें पढ़ना नहीं है। यानी किस तरह काम करेंगे, वो डाई की तरह काम करेंगे। देखो डाई में बन गया, यानी उसने अपना मैग्नेट का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा कम कर लिया, मैग्नेटाइजेशन कम कर लिया। अब फेरो क्या करता है, जो फेरो वाले बच्चे तो काफ़ी पढ़ने वाले हैं, बट यार हर एक का एक लिमिट होता है, वैसे ही हमारे फेरो का भी लिमिट है। वो कौन सा, तो एक ऐसा टेम्परेचर, ये क्यूरिस टेम्परेचर, ये आगे में हम लोग देखेंगे, एक क्यूरी टेम्परेचर यार एक लिमिट है यार, तब तक सह लेंगे। उसके बाद वो जो हमारे फेरो वाले भी बच्चे हैं वो डायरेक्ट डाई नहीं होंगे, फेरो वाले डायरेक्ट डाई नहीं होगे, तो फेरो किस में कन्वर्ट हो गए, तो फेरो कन्वर्ट हो गए प्यारा में। फेरो किस में कन्वर्ट हो गए, प्यारा में। तो देखिए फेरो पैरा में कन्वर्ट हुआ, पैरा डाई में कन्वर्ट हुआ, डाई पे कुछ फर्क पड़ा नहीं। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हमने देखा था, परमिट करना किसे, मैग्नेटिक फील्ड को, यानी टीचर को यार पढ़ाने के लिए कौन से सब्सटेंस आपको अलाउ करेंगे, ठीक है। तो कौन से स्टूडेंट अलाउ करेंगे पढ़ाने के लिए और कौन से नहीं करेंगे, तो डाई वाले तो बोलेंगे सर आप मत पढ़ाओ,
यानी यहाँ पे परमिएबिलिटी कैसी रहेगा, बहुत कम रहेगा, लेस देन 1 यूनिटी रहेगा, यानी आप समझ लीजिए वो निगेटिव में है। ठीक है, पैरा में सर पढ़ाइए ना आप, ठीक है, बोलने के लिए, ठीक है, इस वजह से क्या थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी 1 से। और फेरो को तो क्लास में तो सिर्फ पढ़ाना ही पसंद है, पढ़ना ही पसंद है, तो उनकी परमिएबिलिटी ज़्यादा रहेगी, वो ज़्यादा अलाउ करेंगे टीचर को सपोर्ट करेंगे पढ़ाने के लिए, क्लास से उनसे पढ़ने के लिए, बराबर है। बट हमारे डाय तो बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे। बात करते ससेप्टिबिलिटी। अब क्लास में तो बैठे हैं बच्चे बहुत सारे, हमने ससेप्टिबिलिटी टर्म वैसे देखा था, बट अब और बात करते हैं यार बैठे हैं क्लास में तो किसके दिमाग में जाएगा और किसके दिमाग में नहीं जाएगा। यार डाय वाले को तो पढ़ना ही नहीं है, वो पढ़ने के लिए तो आ ही नहीं रहे, तो उनके दिमाग में तो नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो ससेप्टिबिलिटी कैसी होगी, 1 से छोटा एंड निगेटिव। पैरा वाले प्यारे प्यारे बच्चे तो ससेप्टिबिलिटी तो रहेगा, पर कैसी रहेगा, ग्रेटर देन यूनिटी एंड पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे वेरी हाई एंड पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये डिफरेंस पहले इंट्रोड्यूस किया सो दैट आगे में आपको बहुत बहुत कम तकलीफ होगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बनता है राइट ए शॉर्ट नोट, तो आप इसी डिफरेंस को रेफर करके आसानी से लिख सकते हो। अगर आपको एग्जाम में पूछा गया डिफरेंस बिटवीन फेरो और पैरा, फेरो और पैरा में, तो वो लिख सकते हैं। पैरा और डाय में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। फेरो और डाय में पूछा है वो भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे कोई भी डिफरेंस बना सकते हैं। हाँ, पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस नहीं किया था स्टेट में, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अगर कहा गया ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में रहता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सॉलिड में रहता है। बट पैरा और डाई की बात करेंगे तो ये तीनों स्टेट में अवेलेबल रहता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैसियस में। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस के पॉइंट समझ में आ गए होंगे, सिमिलरिटी समझ में आ गई होगी और डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन बात करते हैं डायमैग्नेटिक को हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज भी बहुत सारे यहाँ इंट्रोड्यूस किए। हाँ, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स हमने नहीं देखे थे, तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स यहाँ से आप लोग नोट करके रखिए। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिए, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए सो दैट आप इसके नोट्स आपके कॉपी में नोट कर पाए। तो एग्जाम्पल याद रखिए, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, जिंक, वाटर, सोडियम क्लोराइड, एयर एंड हाइड्रोजन, ये हैं। तो इसमें पॉइंट्स हमारे प्रॉपर्टीज के मैक्सिमम कवर हो चुके हैं। हाँ, अब जो कवर नहीं हुए उसे हम कवर करेंगे। जैसे पॉइंट नंबर 1, तो नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है। हाँ, नेट डायपोल मोमेंट तीनों में ही 0 होता है, ये सिमिलरिटीज पॉइंट है। बट यहाँ पे होता है एटम के वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। पॉइंट नंबर 2 ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर हम लोगों का ये जो 3 है और ये पॉइंट नंबर हम लोगों का 5 है, ये सिमिलर पॉइंट है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, जब आपका ये डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो यहां हमने लिया है डायमैग्नेटिक रॉड, ठीक है, और यहां लिया है डायमैग्नेटिक गैस। ठीक है, दोनों को पास करना है, दोनों को भेजना है। कहां भेजना है, मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो दोनों को मैग्नेटिक फील्ड में भेज देंगे, यूनिफॉर्म यानी एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया। तो क्या होगा पता है कि ये डाय वाले क्या होंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रास्ते में खड़े हो जाएंगे, आगे नहीं जाना, क्योंकि वो तो अपोज करने वाले हैं। तो वो क्या करेंगे, वो उनके रास्ते में जाके खड़े हो जाएंगे, यानी उनको रोकने की कोशिश करेंगे। यानी कौन सा एंगल बनाया, राइट एंगल। तो वो आप गैस की बात करेंगे या आप लोग रॉड की बात करेंगे, दोनों में वो कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री या राइट एंगल टू दी अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बाकी पॉइंट्स की बात करते तो बाकी पॉइंट्स वैसे ही हम लोगों के इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। हाँ, और एक पॉइंट बच गया है, ये हम लोगों का पॉइंट वॉच ग्लास। वॉच ग्लास के अंदर में अगर आपको पता होगी तो ये वॉच ग्लास का कुछ ऐसा पिक्चर होता है, अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, तो इस वॉच ग्लास को अगर हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे, इधर एक मैग्नेट रख देंगे नॉर्थ और इधर एक रख देंगे साउथ। ठीक है, तो ऐसे अगर मैग्नेट हम लोगों ने रख दिए और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, तो इस वॉच ग्लास में जो आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल रहेगा, अंदर में जो भी मटेरियल रहेगा, तो यार ये क्या होगा,
तो ये डायमैग्नेटिक मटेरियल हम तो जानते हैं यार मैग्नेटिक फील्ड को ये अपोज करता है, तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे डिप्रेस होगा। कहाँ पे, इन द मिडल, तो मिडल में ये डिप्रेस होगा। तो ये हो गया डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात। हाँ, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरिजिन। ये डायमैग्नेटिक के अंदर में ऐसा क्यों हो रहा है, उनको वो अपोज क्यों कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे जब यार मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तब क्या होता है, यानी अब्सेंस वाला बात करेंगे। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में अब्सेंस की बात करेंगे जब कुछ भी नहीं है, सब अब्सेंट है। क्या अब्सेंट है, मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो क्या होता है, तो जैसे हम बात करेंगे पर्टिकुलर एटम की, एक एटम के अंदर में जैसे यहाँ पे ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने एक एटम बताया है, तो इसमें ये 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे हम जानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास डायपोल मोमेंट होता है, ये पहला इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास ये डायपोल मोमेंट, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास ये डायपोल मोमेंट, सबका डायपोल मोमेंट है, ठीक है। ये तीसरे के पास डायपोल मोमेंट और ये चौथे के पास डायपोल मोमेंट। अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यार 4 इलेक्ट्रॉन के पास डायपोल मोमेंट है, बट देखा गया तो यार ये डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। देखो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहे हैं। एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ओवरऑल बात करते हैं इन केस ऑफ अब्सेंस, जहाँ अब्सेंस रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करेगी, ठीक है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का जो डायपोल मोमेंट है किसमें, एटम्स के अंदर में, एक दूसरे का कैंसिल करेगा। देयरफॉर नेट डायपोल मोमेंट नहीं आएगा, यानी कितना आएगा, 0। नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा आपको 0। अब बात करते अब्सेंस नहीं, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्रेजेंट करेंगे, यानी क्लास में टीचर आने के बाद, ठीक है। अब हमारे डायमैग्नेटिक स्टूडेंट कैसे काम करते, तो हम मानते हैं कि वो अपोज करते हैं। अब देखेंगे रीज़न यार वो अपोज क्यों करते हैं। जैसे हमने कहा कि हमारे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ चुके हैं, टीचर आ चुके हैं, और टीचर का कहना है कि यार आप इधर ध्यान दीजिए, यानी ये इधर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इधर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम होता है, ये देखो सेम है, इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इधर इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट जा रहा है, तो ये हो जाएगी स्लो डाउन, सेम डायरेक्शन वाले स्लो डाउन। ये देखिए सेम डायरेक्शन वाले स्लो डाउन, और जो अपोजिट डायरेक्शन है ये देखो, जैसे हमने इसका बताया था, इसका डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रॉन का इधर था और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो ये हो जाएंगे स्पीड अप। तो सेम वाले डायरेक्शन वाले स्लो डाउन और अपोजिट वाले स्पीड अप। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहले 0 था, अब मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं रहेगा, नॉन ज़ीरो रहेगा, नॉन ज़ीरो रहेगा। अब नॉन ज़ीरो रहेगा तो यहाँ पे क्यों नॉन ज़ीरो रहेगा, इन ऑर्डर टू अपोज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट बना, बट वो भी कैसा है, तो वो अपोज कर रहा है, ठीक है। तो दिस वन इज ओरिजिन। तो ये ओरिजिन पे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, पर आपको पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरा तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वैसे तो डिफरेंस के पॉइंट्स पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे हमारे जो अट्रैक्ट तो करते हैं, बट अट्रैक्ट कैसे करते हैं, वीकली रिपेयर, ठीक है। तो इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही बात करेंगे, एग्जाम्पल्स याद रखिए, मैग्नीशियम, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन एंड CuCl2। तो ये एग्जाम्पल याद रखिए। और प्रॉपर्टीज की बात करते तो प्रॉपर्टीज में जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ा था वैसे ही है। हाँ, थर्ड प्रॉपर्टी और फिफ्थ प्रॉपर्टी में आपको याद होगा कि हमने डायमैग्नेटिक में परपेंडिकुलर कहा था और यहाँ पे क्या आया है, पैरेलल। तो याद रखेंगे इसको करते वक्त आप लोग याद रखेंगे, कंपैरेटिवली टर्म जितने अच्छे से रखोगे दिमाग में तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे पैरेलल आना चाहिए। अगर आप लोग नोट्स यहाँ से रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिए, पैरेलल डायरेक्शन, ठीक है। बाकी तो पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे डिफरेंस में। अब पैरा का
ओरिजिन देखते हैं या एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका बेसिक देखते हैं। तो डायग्राम पे ही फोकस करेंगे, डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। जैसे हम बात करेंगे यार डाई में क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट ने एक दूसरे को कैंसिल किया था। अब पैरा में वैसे नहीं होता, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन सब अपने मिला के डायपोल मोमेंट बनाते, सब इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो जैसे यहाँ पे मैंने चारों इलेक्ट्रॉन्स का डायपोल मोमेंट बताया है कि जो सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहा है, तो इसके वजह से नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा एटम का नेट डायपोल मोमेंट मिलेगा। तो एटम डू नॉट कैंसल ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम्स में एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं, इस वजह से रिजल्टिंग मैग्नेटिक मूवमेंट मिलेगा एटम का। हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ एटॉमिक मैग्नेट। ठीक है, तो जैसे हमने कहा हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें हर एटम के पास मैग्नेटिक मूवमेंट है। ये पहले का होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ये दूसरे का होगा, ये तीसरे का होगा, बराबर है। बट जब हम सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस में, बल्क मटेरियल में बहुत सारे एटम्स होते हैं और सब एटम के पास खुद का एटॉमिक मैग्नेट दिखाई दे रहा है। जब मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंस रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड काम नहीं कर रही होगी, तो यार सबके पास तो एटॉमिक मूवमेंट है बट रैंडम डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग इनका टोटल निकाला जाए, है पर कैसा है, रैंडम में, तो टोटल निकाला जाए तो टोटल कितना आएगा, 0। तो यहाँ आंसर कितना आ रहा है आपका, 0 मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो सेकंड डायग्राम की बात करते हैं। तो सेकंड डायग्राम में जो हमने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया है वो वीक लगाया है, यानी क्लास में जो टीचर आया है वो पढ़ाने में काफ़ी वीक है। तो हमारे प्यारे बच्चे क्या करते हैं, तो मैक्सिमम जो प्यारे स्टूडेंट्स है वो क्लास में ध्यान नहीं देते और कुछ ही स्टूडेंट्स ध्यान देते हैं। तो देखेंगे यार हमने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया है, टीचर ने कहा इधर ध्यान दो, तो हमारे कुछ स्टूडेंट प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, बराबर है। तो ये हो गया हमारे वीक टीचर के वजह से हमारे एटॉम के डायपोल मोमेंट कुछ टर्न हुए हैं, थोड़ा बहुत टर्न हुए, बहुत ज़्यादा नहीं हुए बट थोड़े टर्न हुए हैं। बट नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे, अगर टीचर काफ़ी स्ट्रांग है तो हमारे पूरे के पूरे बच्चों को बिल्कुल क्लास में डिसिप्लिन के साथ बैठना पड़ेगा और पूरा का पूरा ध्यान हमारे टीचर ने बताए हुए डायरेक्शन की तरफ ही देना पड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे सबका डायपोल मोमेंट चेंज हो चुका है। हाँ, इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यार, जब टीचर काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर क्लास में है यार, सब बच्चे अच्छे से ध्यान दे रहे, देखो इनका डायपोल मोमेंट बिल्कुल एक तरफ है, जिसने टीचर ने कहा है वैसे ही है। बट क्लासरूम से टीचर चले गए तो हमारे प्यारे बच्चे जो है जैसे थे वैसे, यानी उनका मैग्नेटिक मूवमेंट निकल गया। तो देखिए जैसे ही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दिया, हमारा एटॉमिक मैग्नेट जो है रैंडमली ओरिएंटेड यानी वापस अपने स्टेट में चला जाएगा। ये देखिए वापस चला जाएगा और उसमें जो मैग्नेटिज्म था, पढ़ने की जो लगन थी, वो लगन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा किसमें, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। बात करते हैं नेक्स्ट फेरो। तो फेरो तो हमारे बहुत फरारी वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत पढ़ना पसंद है, बराबर है, तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, हम लोगों ने देखा था। उसके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, फेरो के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, तो स्टील है, आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। बाकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट करके रखेंगे प्रॉपरली। देन फेरो का एग्जैक्टली देखेंगे ओरिजिन कैसी है और फेरो एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो फेरोस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें वेज नाम के साइंटिस्ट ने उसका थ्योरी बताया है, वेज थ्योरी। तो वेज थ्योरी में क्या बताया, जैसे हम जानते हैं कि डाई में इलेक्ट्रॉन ने डायपोल मोमेंट एक दूसरे का कैंसिल किया, पैरा में एटम के मैग्नेटिक मोमेंट ने एक दूसरे को कैंसिल किया, बट फेरो में एटम एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। अब कैंसिल नहीं करता तो कैसे होता है, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास बहुत बड़ा सब्सटेंस होगा, जैसे मैंने कहा ये बड़ा सब्सटेंस है, तो इसमें छोटे छोटे एटम्स हो गए, एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा एटम। तो यहाँ पे यार ये चारों पांचों एटम्स ने ग्रुप बना लिया और कहा यार हम लोगों का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये है।
तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया नंबर ऑफ एटम्स का। तो नंबर ऑफ एटम्स का एक ग्रुप बनाया, तो कितने एटम्स, 10⁻11 एटम अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर एरिया होगा, 1 mm by 1 mm का एक एरिया होगा। तो उस ग्रुप में जितने भी एटम्स रहते हैं, सब ने क्या कहा कि यार हम लोगों का पर्टिकुलर डायपोल मूवमेंट है। जैसे कि क्लास में बात करेंगे यार, हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये 4 सब्जेक्ट्स है, बराबर है। तो यार कुछ बच्चों को फिजिक्स के सर पसंद है, कुछ बच्चों को मैथ्स के सर पसंद है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री हो गए, कुछ बच्चों को हो गए बायो की टीचर पसंद, ठीक है। तो जैसे हम बात करेंगे यार, हम लोगों के इतने जो बच्चे हैं ना, ये जो बच्चे हैं, इनको फिजिक्स पसंद है, तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया। तो इस ग्रुप में सभी का डायपोल मोमेंट सेम रहेगा, सभी का डायपोल मोमेंट, सबको फिजिक्स पसंद है, यानी इन्होंने एक ग्रुप बनाया है। तो इनके ग्रुप का पूरा एक पर्टिकुलर डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट, किसका, ग्रुप का। तो इसी स्मॉल रीजन को हम कहेंगे डोमेन। याद रखेंगे ये टर्म को, डोमेन। तो डोमेन यानी क्या, तो यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में लार्जर नंबर और स्मॉल रीजन, सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, यहाँ पे मिस हो चुका है हमारा वर्ड, लार्ज नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक मूवमेंट इन द स्मॉल रीजन, ठीक है। तो इन वजह से जो ग्रुप बनता है दैट इज कॉल्ड एज अ डोमेन, ठीक है। जैसे ये एक पहला डोमेन बना, ये दूसरा डोमेन बना, ऐसे 4 ग्रुप बन गए हैं। बट जब हम कहते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं, यानी अनमैग्नेटाइज स्टेट, ठीक है, तो अनमैग्नेटाइज स्टेट में क्या होगा यार, ये चाहते हैं फिजिक्स पढ़ना, ये केमिस्ट्री, ये बायो, ये मैथ, तो क्लास में क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं, यानी नेट डायपोल मूवमेंट 0। तो यहाँ पे क्या होगा, तो डायपोल मूवमेंट जो है किसके, डोमेन के, वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने की वजह से नेट डायपोल मूवमेंट 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सभी के सभी डोमेन रैंडमली ओरिएंटेड है, और इस कंडीशन में अनमैग्नेटाइज स्टेट में डायपोल मूवमेंट 0 रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक लगा दिया है। तो नेक्स्ट डायग्राम देखिए, इसमें वीक लगा दिया है, टीचर काफ़ी वीक है, पर टीचर जो वीक टीचर है वो इस डायरेक्शन में पढ़ाना पसंद करते हैं, और हमारा ये वाला डोमेन को वही डायरेक्शन पसंद है। तो ये जो स्टूडेंट है, इनको फिजिक्स पढ़ना पसंद है, और टीचर काफ़ी वीक है जो भी फिजिक्स पढ़ा रहा है, तो ये हमारे स्टूडेंट्स सामने सामने करेंगे। हम कहते हैं होशियारी बताने की कोशिश करते हैं, और बाकी कहते हैं यार केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स वाले कहते हैं जाने दो यार, बढ़ने दो। देखो तो ये डोमेन जो दिखाई दे रहा है, इसने अपनी बाउंड्रीज बढ़ा दी, देखो इसकी बाउंड्रीज बढ़ गई और बाकी की बाउंड्रीज छोटी हो गई। तो वीक में क्या होता है, तो वीक में जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट या डोमेन का डायपोल मूवमेंट है, तो क्या होगा, उसकी बाउंड्रीज बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों की बाउंड्रीज बढ़ रही है और बाकी की बाउंड्रीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वीक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, ठीक है, और अदर डोमेन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं, जब ये सब रिमूव कर देते, वीक को रिमूव कर दिया, तो वीक को रिमूव करने के बाद होगा वापस जैसे कि वैसे, वापस जैसे कि वैसे, वीक को रिमूव करने के बाद। नेक्स्ट बात करते हैं, जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। अब स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद काफ़ी टीचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पढ़ाने वाला, और सब लोगों ने अपने अपने रीजन बना के रखे, ग्रुप बना के रखे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाला, बट बच्चे तो सब फेरो वाले हैं। तो टीचर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से देखो यहाँ पे अलग अलग डोमेन का जो अलग अलग डायरेक्शन था वो सब बदल चुका है। तो सब स्टूडेंट्स को बिल्कुल सीधा यानी काफ़ी डिसिप्लिन के साथ वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपका इम्पैक्ट किया गया है, अप्लाइड किया गया है। देखिए तो डोमेन जितने भी है उसका डायपोल मूवमेंट एब्रेटली चेंज होगा, यानी सडनली चेंज होगा, ठीक है। और ये जब निकल जाता है, ये जब निकल जाता है यानी आफ्टर रिमूवल, ठीक है, निकाल भी देते हैं तब तक भी ये वापस नहीं आता, तो ये वापस जाएगा नहीं। तो इस कंडीशन में ये वापस जाने वाला नहीं है, यानी ये हम लोगों के मटेरियल जो है ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था,
इसके पहले हम लोगों ने इस टाइप्स के स्क्रीन शेयरिंग वाले वीडियोस नहीं किए थे। हम लोगों के जनरल जो वीडियोस हैं वो क्लासरूम टीचिंग या बोर्ड पैटर्न वाले होते हैं, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्योरी था, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इस वजह से मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड आप लोगों को ये थियोरटिकली स्क्रीन शेयरिंग के साथ ये मैंने लेक्चर को डिस्कस किया है, सो दैट आपको यहाँ से नोट्स भी बन पाए और आप इसे अच्छे से प्रिपेयर भी कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस। थैंक यू सो मच।